प्रेम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी। कल मैं देख रहा था शुभेंदु अधिकारी जी एक सभा में बोल रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के पीछे, वो कह रहे थे सबका साथ सबका विकास छोड़िए, अब तो जो हमारे साथ है उसके साथ है। तो ये क्या प्रधानमंत्री जी का नारा पश्चिम बंगाल में बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पश्चिम बंगाल सारे हमारे साथ ही है ना, कौन हमारे खिलाफ है? पूरा देश हमारे साथ है। वही तो 21 राज्यों का बता रहा हूं मैं कि लगातार हमारा राष्ट्रीय विस्तार बढ़ता जा रहा है, तो सारे लोग हमारे हैं। और लोकतंत्र में तो जिसने आपको वोट दिया वो भी आपका है, जिसने आपके खिलाफ वोट दिया वो भी आपका है। मजा नहीं आ रहा है। तो रुको जरा, सबर करो। पहले 4 पंक्ति शुक्ला जी के लिए कि जहां से गुजरो धुआं उठा दो, जहां पे ठहरो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। वकील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में 32 लाख वोटों का अंतर रहा है। 27 लाख वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया, जो कि वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे उन्हें डाउटफुल वोटर कह के उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। और 5 लाख वोट फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद जोड़ दिए गए, जिनका किसी को पता ही नहीं है कि कैसे जोड़े गए, किस प्रक्रिया से जोड़े गए। तो 32 लाख वोटों की धांधली हुई और 32 लाख वोट से ही पार्टी जीती है। यह संयोग है या प्रयोग है? पश्चिम बंगाल में जब यह पश्चिम बंगाल के मुद्दे को लेकर, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, तो जज ने यह कहा था कि अगर किसी सीट पर कटे हुए वोटों के बराबर अंतर से या उससे कम अंतर से हार जीत हुई तो हम पुनर्विचार करेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, पूरी 50 सीट ऐसी हैं जो उससे कम अंतर से जीती गई हैं, जितने वोट काटे गए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन पर पुनर्विचार करेगा? और अगर ईमानदारी से पुनर्विचार हुआ तो यह सरकार अवैध है। शुक्ला जी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोट किया, उनकी आधी बात तो आपको याद रह गई कि उन्होंने एक दिन कहा था पूरे भारत में बीजेपी जीतेगी, लेकिन उनकी आधी बात आप भूल गए। उन्होंने यह भी कहा था कि अनैतिकता और बेशर्मी से प्राप्त की हुई सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना नहीं चाहूंगा। और वो तो चिमटे से भी नहीं छू रहे थे, आप तो होठों से छू रहे हो उस सत्ता को। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो आपका सवाल है अंजना जी, मोदी जी का मुकाबला तो हम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, ज्ञानेश कुमार का मुकाबला हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेफरी है। हम खिलाड़ी को हरा सकते हैं, रेफरी को नहीं हरा सकते। मेरा सवाल प्रेम शुक्ला सर से है। बोल रहे थे कि हर जगह मोदी जीतते रहेंगे। अभी तमिलनाडु का चुनाव हुआ, वहां पे विपक्ष भी खत्म, सत्ता पक्ष भी खत्म। वहाँ नई पार्टी, नई नवेली पार्टी थी, उनकी सरकार बन गई, वहाँ मोदी जी का कमल नहीं खिला। बिहार में अगर आप लोगों 10,000 रुपए नहीं बांटे होते तो वहाँ जनसुराज की सरकार बन गई होती। तो फिर जनसुराज की सरकार बन गई होती। अब आप नंबर 2 की पार्टी ने की नहीं बनेगी, नंबर 3 की। वहाँ पे पैसे देकर जनता का वोट लिया गया है। सर, मैं खुद वेस्ट बंगाल से हूँ। पर्सनली मेरा जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ है। मैं 18 साल अपने जीवन के वेस्ट बंगाल में रखा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 15 साल जो टीएमसी चला है वो, मतलब अभी बीजेपी आने से पूरा बंगाल का सिचुएशन चेंज हो जाएगा? बीजेपी अचानक से हर चीज चेंज कर देगा और टीएमसी 15 साल जो भी किया वो जनता को नहीं दिख रहा है। जनता उसको लेके अचानक से 15 साल का भूल के एक टाइम पे चेंज हो जाएगी, ऐसा आपको क्यों लगता है? मेरा सीधा सा जवाब है इस बात का, जो सॉकॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उनके तत्कालीन 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री कहते थे 2040 तक हम देश की इकोनॉमी को चौथे नंबर पर लाएंगे। हमने 2025 और 26 में ला दी। तो उसी तरह पश्चिम बंगाल में जो अब तक नहीं हुआ, ना कांग्रेस ने करा, ना लेफ्ट पार्टी ने करा, ना ममता जी ने करा, मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में करके दिखाएंगे आने वाले समय में। चलिए ठीक है, अब आप जवाब दीजिए। देश की इकोनॉमी तो 5वें नंबर से 6ठे नंबर पर चली गई है, ध्यान रखें। लेकिन भाई ने एक सवाल उठाया था कि आप क्यों नहीं जाते, कोर्ट क्यों नहीं जाते। हम चुनाव आयोग भी गए हैं, हम कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई है। लेकिन अगर आप कानून के, संविधान के और चुनाव आचार संहिता के थोड़े बहुत जानकार हैं तो केवल 3 सवालों के जवाब अपने मन से पूछें। क्या चुनाव के समय एसआईआर कराना ठीक है? क्या शांत समय में जब चुनाव दूर हो तब एसआईआर नहीं कराना चाहिए था? क्या जो डाउटफुल वोटर कह के 32 लाख लोगों को वंचित किया गया, क्या वो ठीक है? क्या चुनाव आयोग के भेजे हुए पर्यवेक्षक विपक्ष के प्रत्याशी के घर पे जाके धमका रहे थे, वीडियो मौजूद है, क्या यह पर्यवेक्षक का काम है? क्या जिस तरह वहां टीएमसी के कार्यालयों पर तोड़फोड़ की जा रही है, आग लगाई जा रही है, मारा पीटा जा रहा है और वहां सांप्रदायिक बयान दिए जा रहे हैं, जो संभावित मुख्यमंत्री है खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहा है, क्या यह भारत के संविधान का खुला उल्लंघन नहीं है? क्या हम इस देश को लोकतांत्रिक रास्ते से हटा के तानाशाही के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? ठीक है, एक तो ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है। मैं अपनी पार्टी का उदाहरण देना चाहूंगा। 2019 में हमारी मात्र 5 लोकसभा में सीटें थी, अब इस समय हमारी 37 सीटें हैं। हम देश की 3 नंबर की पार्टी हैं। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष कमजोर हो रहा है, विपक्ष मजबूत हो रहा है। और 29 में जो ये पार्टियां जिन्हें बेईमानी से हराया जा रहा है, ये सारी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को हराएंगे। वाजपेयी जी ने एक बात कही, उस समय बहुत गंभीरता से सुन रहा था, कि अगर आपको न्याय पाना है तो आपको रिट पिटीशन में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यानी उनके जो बिना कहे शब्द है, उनका अर्थ यह है कि मोदी जी से और ज्ञानेश कुमार से न्याय की उम्मीद मत करिए। न्याय अगर चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, उससे पहले कहीं न्याय नहीं है।
इस सरकार से न्याय की उम्मीद करना या चुनाव आयोग से न्याय की उम्मीद करना अब इस देश में नागरिकों को, राजनीतिक पार्टियों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं ये भी जोड़ूंगा कि ये बहुत खतरनाक स्थिति है, इस पे आप गौरवान्वित मत होइए, इस पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए। एक सवाल मेरे मन में है, उसके बाद में 2 सवाल वहां से भी लूंगी कि क्या विपक्ष उन 50 सीटों की बात जिसका आपने मेंशन किया इसने नहीं उठा रहा है, क्योंकि 20 सीटें जिसमें मैक्सिमम डिलीशन किया गया, एक बार फिर से सुनिए मेरा सवाल, 20 सीटें जिसमें मैक्सिमम डिलीशन है, उसमें 13 सीटें तो टीएमसी जीत गई है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत गई है और 6 सीटें सिर्फ बीजेपी जीती है। तो अब विपक्ष को तो लड़ाई अंत तक लड़नी होगी ना, उस मामले को ले जाना होगा ना आगे। 20 सीटें जहां मैक्सिमम डिलीशन है, वहां 14 सीट तो वहां पर टीएमसी और कांग्रेस जीती है। टीएमसी के पक्ष में की गई धांधली क्या धांधली नहीं है? आपको ये सवाल उठाना नहीं चाहिए कौन जीता कौन हारा। सवाल यह है कि धांधली हुई या नहीं हुई, गलत तरीके से वोट काटेगे कि नहीं काटेगे, गलत तरीके से वोट जोड़ेगे कि नहीं जोड़ेगे। सवाल तो यह है, कोर्ट में जाना होगा उसके लिए, कोर्ट में विपक्ष को लगातार लड़ाई लड़नी होगी। दिशा चेंज ना की जाए। बहुत गहराई से समझने की चीजें हैं। जहां पर 2% से वोट है, केरल हो चाहे तमिलनाडु हो, वहां पर इलेक्शन कमीशन भी धांधली से बीजेपी को नहीं जिता सकता है, इसलिए वहां पर रोटी दूसरी तरह से पलटी जाती है। और ये बार बार कहना संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल, संवैधानिक संस्थाओं पे, अरे भाई अगर संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल नहीं उठा सकते हैं तो सैकड़ों केस जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोर्ट में चल रहे हैं सब बंद कर देने चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट पे से आप सवाल नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हमारा संविधान तो स्वयं कहता है कि आप अपने फैसले को बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने फैसले बदलता है, सुप्रीम कोर्ट है ही इसलिए। और बार बार ये कहना कि वहां तो इलेक्शन कमीशन, केरल में तो वही था, 10 घर थे एक गली में, 2 घर में चोरी नहीं हुई, 8 में चोरी हुई, सारे चोरों को बरी कर दो, क्योंकि उन 2 में तो हुई नहीं। दुर्भाग्य यह है कि लॉजिकली आपको सोचना होगा कि भारतीय लोकतंत्र को कैसे बचाना है। अलायंस बनाने की बात अभी वरिष्ठ महोदय ने कही, अलायंस बनाए जाते हैं, ईडी सीबीआई भेजकर थोक के भाव सांसद अपनी पार्टी में सबमिट कर लिए जाते हैं। समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा सर, समय इसमें थोड़ा सा बाधित है इसलिए। शुक्ला जी आपका। देखिए, निर्वाचन आयोग पर वो लोग बातें करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए मौलाना आजाद के खिलाफ जो चुनाव जीता होता है, डीएम को फोन करके उसको चुनाव हरवा देते हैं। वो महान थे, लोकतांत्रिक थे, लोकतंत्रवादी थे। सबसे अच्छे निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला थे, जो वॉशरूम में जाकर श्रीमती सोनिया गांधी से आदेश प्राप्त करने के बाद जो है निर्वाचन आयोग के निर्णय लेते थे। और मेरा आरोप नहीं है, ये आरोप उनके सहयोगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सहयोगी निर्वाचन आयुक्त का है। तो ये लोग बातें करते हैं। तमिलनाडु में अगर परिवर्तन हुआ, वहां भी तो एसआईआर हुआ था, वहां एसआईआर का कोई दोष नहीं है, तमिलनाडु परिवर्तन का कोई दोष नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल में दोष है, क्योंकि ये जिसको चाहते थे वो नहीं जीत सका, ये जिसको चाहते थे वो जो नहीं चाहते थे वो जीत गया। गजब है भाई। केरल में निर्वाचन आयोग का कोई दोष नहीं, तेलंगाना में निर्वाचन आयोग का कोई दोष नहीं, कर्नाटक में निर्वाचन आयोग का कोई दोष नहीं। जहां ये जीतेंगे वहां निर्वाचन आयोग बहुत उत्तम है। खोपड़ी तोड़ साले का। देखिए, किसी भी लोकतंत्र के अंदर सबसे पहले समझना जरूरी है कि विपक्ष क्या होता है। क्या केवल राजनीतिक दल ही विपक्ष होते हैं? क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ विपक्ष का हिस्सा नहीं होता है? क्या जांच एजेंसियां विपक्ष का हिस्सा नहीं होती हैं? क्या न्यायालय जो न्याय देता है क्या वो विपक्ष का हिस्सा नहीं होता है? क्या तमाम जो एजेंसीज हैं, संवैधानिक जो पद हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या वो विपक्ष का हिस्सा नहीं होती हैं? ये समझने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य यह है कि धन बल हो और तमाम तरह के बल, अनैतिक रास्ते, तमाम तरह का जिस तरह से एक ही विचारधारा को पूरे देश के अंदर तमाम लोगों को थोप दिया गया हो, झूठे वायदे किए गए हो, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया हो, तो स्वाभाविक है कि विपक्ष, जो विपक्षी दल जिनको आज आप देख रहे हैं, उसके लिए कठिनाई होती है। आज जब आप ईडी, सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं और उसके बाद आप विपक्ष को तोड़ने का काम करते हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं विपक्ष परेशान रहता है और उसको कहीं ना कहीं किसी रूप में पराजय का सामना करना पड़ता है। आज तक ये नहीं बताया गया कि कितने अच्छे दिन आए हैं, लेकिन सरकार जब जगह बन जाती है, झूठे वायदे होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में, लेकिन वास्तव में जो चीज होनी चाहिए वो नहीं होती है। दिक्कत यह है कि अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बना लिया जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तमाम न्यायालय के निर्णयों के ऊपर आज आम चर्चा होती है कि यह निर्णय कैसे आ गया। मैं समझता हूं कि विदेश नीति जिस प्रधानमंत्री के रहते हुए, अर्थनीति, सामाजिक नीति, सारी नीतियां ठप हो गई हों, रुपया डॉलर की तुलना में कहां गया हो, बेरोजगारी कहां हो, महंगाई कहां हो, लेकिन उसके बावजूद नोटबंदी के पैसे से, इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे से विधायक और सांसद खरीदे जाते हो, तो स्वाभाविक है कि विपक्ष को दिक्कत होगी। लेकिन ये विपक्ष की दिक्कत नहीं, भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र चलता है लोक लज्जा से। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का होना जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता पक्ष बेलगाम हो जाता है, और सत्ता अगर बौरा जाती है तो फिर जनता का भला नहीं होता है, देश का भला नहीं होता है। हम आज ठीक है उनको सत्ता मिल रही है,
लेकिन सत्ता किस तरह मिल रही है, जनता के मन में यह सवाल है। जनता दुखी है, नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब सब परेशान है, लेकिन सत्ता उन्हें हासिल हो रही है। जब अंपायर ही मैनेज हो और अंपायर ही उनके पक्ष में हो तो फिर स्वाभाविक है सत्ता उनको मिल रही है। लेकिन अब देश की जनता के अंदर जो बवंडर है, वो तूफान जिस तरह से सब लोगों ने देखा था जयप्रकाश नारायण आंदोलन का, अब जनता भी ये सब समझ रही है। और जनता जब सड़कों पर उतरेगी और जब जन आंदोलन का रूप होगा तो फिर यही सत्ता किस तरह से चली जाती है, सब लोगों ने इतिहास देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहे थे हमारे भाजपा के मित्र। अटल जी ने भी कहा था सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी, ये देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। लेकिन आज तो लोकतंत्र के ऊपर जिस तरह खतरा मंडरा रहा है, अगर वोट प्रतिशत भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है। जितना एसआईआर में वोट काटा जाता है उतना को अगर आप कर लेंगे तो पता चलेगा 4%, 2%, 3% का खेल हो रहा है। हमारे पास भी जनता का समर्थन है, लेकिन विपक्ष को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। सत्ता के चाबुक से आप विपक्ष को परेशान करके बहुत दिनों तक राज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम पूरे भरोसा और विश्वास के साथ कहते हैं हम होंगे कामयाब। एक दिन हमें पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। विपक्ष को इस तरह से नकारा नहीं जा सकता है। लोकतंत्र के लिए खतरे। चलिए, तिवारी जी ने उम्मीद का जो तड़का लास्ट में लगाया है ना, वो गजब ढा गया एकदम।